इन दिनों लोग मजे मजे में एक बात खूब बोलते हैं कि भारत में नोटबंदी के दौरान जो भारत के लोग लाइन में लगे उसी का असर है कि आज पाकिस्तान के लोग आटे के लिए लाइन में लग रहे हैं। और ये तस्वीर तो आपने देखी ही होगी ना। लेकिन एक बात सोचिए कि जिस मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक शब्द भी नहीं कहा, उस मुद्दे पर मोदी जी ने पाकिस्तान का यह हाल कर दिया। अब जिस मुद्दे पर पाकिस्तान ने इस देश को ललकारा होगा, मोदी जी को ललकारा होगा, उस मुद्दे पर मोदी जी पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे या क्या हाल किया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये उरी हमला, पठानकोट हमला, उस पर बोल रहा हूं, उस पर तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में देख लिया, उसके बाद क्या स्थिति बनी वो भी आपने देख लिया। लेकिन इस बार बारी है पानी की, और पाकिस्तान की एक गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। बस ये समझ लीजिए कि जो भारत में आतंकी हरकतों के सरपरस्त है पाकिस्तान, उसके गिने चुने दिन रह गए हैं, वो बर्बाद होने वाला है। और बात सिर्फ आटा, चावल या तेल की नहीं है, अब उसे पानी की किल्लतों का भी सामना करना पड़ेगा, पानी के लिए उसे तरसना पड़ेगा। और याद रखिए, इस बार मोदी जी ने वो प्लान बनाया है कि पाकिस्तान की हालत तो खराब होगी, साथ में नेहरू जी ने इस देश के ऊपर जो जख्म दिए हैं उसका भी हिसाब किताब पूरा होगा। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई ऐसे फैसले किए जो भारत के लिए जख्म की तरह था, और समय गुजरने के साथ ही वो नासूर बन गए। अब चाहे वो आर्टिकल 370 हो, या फिर यूएन में चीन को स्थायी सदस्यता दिलानी हो, या फिर सिंधु जल समझौता, ये सारे के सारे मामले भारत के लिए एक जख्म की तरह रहे और आज ये नासूर भी बन गए समय गुजरने के साथ। लेकिन आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी का काल आया तो उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और भारत के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान कितना उछलता था, एक अलगाववाद की भावना पनपती थी। और आप ये भी याद रखिए कि 370 खत्म करने के बाद की परिस्थिति क्या हुई। जो पाकिस्तान भारत में कश्मीर को लेकर लगातार चीजें फैलाता रहता था, अब स्थिति यह है कि वो अपने यहां के कश्मीर को भी नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन आज मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात करने वाला हूं सिंधु जल समझौते की, क्योंकि इस मामले में भारत सरकार ने वो काम किया है जो अब तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर सिंधु जल समझौते में भारत सरकार जो चाहती है, नोटिस जारी कर दिया है पाकिस्तान को, अगर ये समझौता रद्द होता है तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, उसके पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, क्योंकि सारी नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। अब ये कितनी बड़ी खबर है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर दिखाई नहीं थी, लेकिन ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब देश आजाद हुआ तब ये पानी का संकट सामने आया था, और 6 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, ये 6 नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहती हैं। जब जल संकट की समस्या सामने खड़ी हुई तो दोनों देश आपस में लड़ने लगे, दोनों बैठकर सुलझा सकते थे। लेकिन नेहरू ने जैसे कश्मीर समस्या में यूएन को शामिल कर लिया, वैसे ही सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक को शामिल कर लिया। और आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि सिंधु जल समझौते में जो अपने हिस्से का पानी है ना, वो भी नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। और ये समझौता आप देखिए 1960 में हुआ था, और इस समझौते में भी तीसरे पक्ष की भूमिका हो गई। अब आप समझिए कि आज पाकिस्तान क्या करता है कि जैसे ही कश्मीर का मुद्दा आता है वो यूएन पहुंच जाता है, क्योंकि यूएन के जरिए सारी चीजें हो रही थी उस समय। उसी प्रकार से आज सिंधु जल समझौते को लेकर के भी वो तीसरे पक्ष की हमेशा मांग करता है,
हालांकि उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इस समझौते के तहत किस प्रकार से भारत के साथ अत्याचार हुआ, ये समझने की कोशिश कीजिए। और नेहरू ने यह समझौता किया था। इस समझौते के तहत 6 नदियों का बंटवारा हुआ। इसमें जो 3 नदी है, ब्यास, रावी, सतलज, ये पूर्व की नदियां कही गई और ये भारत के हिस्से में आया। जबकि 3 नदियां, सिंधु, चेनाब, झेलम को पश्चिम की नदियां कहा गया और इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। अब अगर मैं वाटर वॉल्यूम्स की बात करूं, मैं आपको बिल्कुल कुछ मोटे मोटे पॉइंट के तौर पर बताना चाहता हूं। अगर वाटर वॉल्यूम्स की बात करें तो भारत के हिस्से में सिर्फ 19.48% पानी आया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 80.52% पानी चला गया। अब जरा आप सोचिए, यह कैसा समझौता है जहां सारी नदियां भारत से होकर गुजरती हैं, लेकिन उसका 80% से अधिक पानी पाकिस्तान को चला जाए। लेकिन ऐसा हुआ है और इसी समझौते में हुआ है, और ये नेहरू जी ने समझौता किया था। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। बंटवारे के समय भारत के पास सिर्फ 19% भूमि ही सिंचाई के योग्य थी, जबकि पाकिस्तान के पास, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, पाकिस्तान के पास 54% भूमि सिंचाई के योग्य थी। लेकिन इसके बाद भी यह असंतुलित बंटवारा किया गया। अब आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि पानी के बंटवारे को लेकर इतनी ज्यादती भारत के साथ की गई। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि जो कैनल्स बनाने की बात हुई उसमें भी भारत के साथ नाइंसाफी हुई। अब आप तथ्यों के जरिए देखिए, कैनल्स बनाने में पाकिस्तान को 450 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और उसे इस संधि के तहत 400 करोड़ रुपए मिलना था। लेकिन जानते हैं ये रुपया कैसे मिलता? ये रुपया ग्रांट के रूप में मिलता, लोन के रूप में नहीं। लेकिन भारत के पास आइए, भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च करना था और उसे सिर्फ 27 करोड़ रुपए मिलना था, और वो भी लोन के रूप में, ना कि ग्रांट के रूप में। अब आप सोचिए, पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए मिलता है, वो ग्रांट के रूप में, और भारत को सिर्फ 27 करोड़ रुपए, लेकिन वो भी लोन के रूप में। यानी सही मायने में देखें तो भारत पर हर तरफ से ज्यादती हुई, और ये ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, खुद इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब स्थिति को देखिए कि आर्टिकल 370 की तरह जब ये सिंधु जल समझौता हुआ, उस समय भी नेहरू की करारी आलोचना हुई। इस देश के अंदर जो तमाम विपक्षी दल हैं, नेता हैं, अखबार है, मीडिया है, सबने बताया कि भारत के साथ ज्यादती हुई। लेकिन मजा देखिए कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए और हर युद्ध के बाद भी इस जल समझौते को नहीं तोड़ा गया। जबकि स्थिति क्या है, अगर युद्ध हो गया तो काहे का समझौता? आप समझौता तोड़ करके पानी के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन कभी नहीं हुआ और पाकिस्तान मनमानी करता रहा। लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी और यह कहा कि अब भारत के साथ रिश्तों में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। यह नहीं हो सकता कि खून भी बहे और पानी भी बह जाए, यह नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के कड़क अंदाज को तो पाकिस्तान समझ गया, लेकिन उसे लगा कि यह जो कांग्रेस की लचर नीति है वैसे ही चलता रहेगा और ये मोदी जी क्या कर लेंगे, और यहीं पाकिस्तान मात खा गया। और अब आप समझिए आगे क्या हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की और बांदीपुरा जिले में, जो कश्मीर का है, जानते हैं कहां पे इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई झेलम नदी पर। झेलम नदी पर यह बांध बनाया गया और समझौते के तहत झेलम नदी पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया है, क्योंकि झेलम नदी का पानी तो वहां जाता है और उसी को यूज करना होता है।
लेकिन चूंकि भारत से यह पानी गुजरता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उपयोग किया। और समझौते में भी कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें यह कहा गया था कि भारत कुछ चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, और उसी को निकालने के बाद यह बांध बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। वो इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया। लेकिन आप ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि वहां पर यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब सुनवाई हुई तो उसने इस मामले को सही माना और यह कहा कि भारत ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दे दी। अब ये परियोजना कहां है ये भी आप समझ लीजिए, वो तो झेलम में था। ये चेनाब नदी में, और चेनाब नदी भी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान को दिया गया उसका पानी का इस्तेमाल करने का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि कोई बात नहीं, जो समझौता हुआ है उसी के पॉइंट्स को निकालो और फिर हम अपना काम करेंगे। कम से कम कांग्रेस की सरकार का तो यह हाल था कि जो उसके हिस्से का 20% पानी है वो भी इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस देश की सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जानती है, और इसी वजह से पाकिस्तान के हक वाली चेनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दी गई। मगर इसके बाद तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा और इसने अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, तमाम तरीके से उसने विरोध किया, और आखिरकार पाकिस्तान इस मामले को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया। लेकिन उसे याद आया कि किशन गंगा मामले में तो उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब यह मामला तो वैसा ही है, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत इस मामले को वापस ले लिया। और इसके बाद पाकिस्तान विश्व बैंक पहुंच गया और इस मामले को न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए सुलझाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वर्ल्ड बैंक ने भी न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया, क्योंकि उसके साथ तो समझौता ही हुआ था। और इस बात से भारत को भी गुस्सा आया, क्योंकि देखिए आप समझिए क्या क्या हो रहा है। एक ही तरह का मामला, पाकिस्तान एक जगह हार गया, दूसरे मामले में वो वहां से वापस आ जाता है और विश्व बैंक पहुंच जाता है। और भारत ने इस बात को समझ लिया है। उसने ये माना कि पाकिस्तान ने समझौते का खुला उल्लंघन किया है और इसीलिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जा सकता है। और आप ये बात समझ लीजिए, मोदी जी मतलब बड़े कड़क अंदाज के हैं। जब लोहा गर्म होता है ना तभी चोट मारते हैं। आज पाकिस्तान जिस तरीके से बर्बादी के कगार पर होने के बाद भी वो भारत में आतंक को फैलाने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को, इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और आज सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान सही मामले में फंस गया है, सही मायने में फंस गया है, क्योंकि उसने समझौते की शर्तों को तोड़ा है। समझौते के अनुसार एक ही समस्या के लिए दो तरह के समाधान लागू नहीं हो सकते हैं। और किशन गंगा के लिए आप कहां गए थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और रतले परियोजना के लिए कहां गए? आप विश्व बैंक चले गए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस गलती को पकड़ लिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर प्रकार के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती की। गलती क्या? उसने जानबूझकर यह काम किया है। जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस हिस्से में जहां सिंधु नदी बहती है, वहां पर उसने चीन को बांध बनाने के लिए दे दिया है। और यह भी इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है, सिंधु जल समझौते का यह भी खुला उल्लंघन है। और भारत ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आप सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें आर्टिकल 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, यह भी बताया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया आप समझिए। दोनों देशों के बीच एक स्थायी कमीशन बना हुआ है सिंधु जल समझौते के तहत, और इसमें 5 बैठकें 2017 से
2022 के बीच हो चुकी है। भारत लगातार उसे बताता रहा, लेकिन पाकिस्तान की तो हालत आप जानते हैं ना। वो तो मामले को इधर उधर टालने की कोशिश करता है, वो तो तीसरे पक्ष को शामिल करने की कोशिश करता है। और जाहिर है इसी वजह से भारत ने पहली बार इस प्रकार का कदम उठाया है। बस ये समझ लीजिए दोस्तों आप कि सिंधु जल समझौते को खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा मौका देने के बाद मोदी सरकार ने खत्म किया, ठीक उसी प्रकार से सिंधु जल समझौते में उसने रिपोर्ट को दर्ज किया कि पाकिस्तान किस प्रकार से इस समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है, ताकि पूरे के पूरे विश्व बिरादरी को यह समझ में आए कि भारत ने कोई गलती नहीं की है। भारत समझौते से बंधा है, भारत के साथ नाइंसाफी हुई, तब भी भारत ने कोई एग्रेसिव कदम नहीं उठाया। लेकिन आज कई बार मौके देने के बाद भी जब पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा तो उसके बाद भारत ने यह कदम उठाया है। साथियों, सिंधु जल समझौता भारत के लिए नाइंसाफी की तरह है और इसीलिए यह वक्त गुजरने के साथ एक नासूर बन गया। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उस समझौते के तहत भारत को जो अधिकार मिले, भारत को जितना पानी मिला, वो भी कांग्रेसी सरकारों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज भारत न केवल अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, बल्कि उन शर्तों में जो सुविधाएं दी गई हैं, जो ताकत दी गई है, उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया, लेकिन आप तो जानते हैं ना पाकिस्तान की फितरत क्या है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मौके पर नोटिस भेजकर यह समझा दिया है कि भारत अगला कदम क्या कुछ उठाने वाला है और पाकिस्तान को इसके कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।